नमस्कार और स्वागत है आज के इस बेहद अहम और गहरे विश्लेषण में। देखिए, जब भी हम दुनिया के इस हिस्से यानी साउथ एशिया के बारे में सोचते हैं तो ध्यान अक्सर सिर्फ एक ही चीज़ पर जाता है। उथल-पुथल, गरीबी या आपसी टकराव, है ना? पर क्या सच में इस रीजन की कहानी सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। पिछले कई दशकों से पश्चिमी देशों में लोगों का और बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सिर्फ अमीर और विकसित देशों में ही सफल हो सकती है। उन्हें लगता था कि जहां पैसा नहीं वहां डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। लेकिन आज हम इस बहुत बड़ी धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करने वाले हैं। हम इस विश्लेषण में ये देखने वाले हैं कि दक्षिण एशिया के इतने विविध, जटिल और चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद यहाँ के लोगों के दिलों में लोकतंत्र के लिए एक जबरदस्त ऐसी सांझी चाहत है जो किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। हम इस चर्चा को बहुत ही लॉजिकली आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस टेरिटरी को समझेंगे, दक्षिण एशिया आखिर भौगोलिक तौर पर है क्या। उसके बाद हम उस आम जनमानस की बात करेंगे जिसकी लोकतंत्र की प्यास कभी बुझती नहीं। फिर हम सीधे ग्राउंड पर जाएंगे और 4 अलग-अलग देशों के अनुभवों का डीप डाइव करेंगे। पाकिस्तान, जहां सेना और सरकार का टकराव है। बांग्लादेश, जहां की आज़ादी ही लोकतंत्र से जुड़ी है। नेपाल, जिसने राजशाही से लोकतंत्र तक का लंबा सफर तय किया। और आखिर में श्रीलंका, जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच के एथनिक कन्फ्लिक्ट ने देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। पहला अध्याय दरअसल बेस सेट करने के बारे में है। साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया की परिभाषा। ये एक ऐसा भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र है जिसकी पूरी दुनिया में अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान है। लेकिन आखिर इस रीजन में कौन-कौन से देश शामिल हैं और इसकी बाउंड्रीज क्या हैं? आइए देखते हैं। दक्षिण एशिया मुख्य रूप से इन 7 देशों का एक समूह है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर हम इसके भूगोल को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक नेचुरल फोर्ट्रेस जैसा लगता है। इसके उत्तर में विशाल और ऊंची हिमालय की चोटियां एक मजबूत दीवार बनाती हैं और दक्षिण, पश्चिम और पूरब में क्रमशः हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अनंत विस्तार है। अब देखिए, एक तरफ तो ये पावरफुल भौगोलिक सीमाएं इस पूरे क्षेत्र को बाकी दुनिया से थोड़ा अलग, थोड़ा इंसुलर बनाती हैं, पर दूसरी तरफ अगर हम इस बाउंड्री के अंदर झांक कर देखें तो ये क्षेत्र भाषा, समाज, धर्म और संस्कृति के मामले में ऐसी बेमिसाल विविधता रखता है जो शायद ही दुनिया के किसी और कोने में एक साथ देखने को मिले। यहाँ कोस-कोस पर भाषा बदलती है और संस्कृतियां एक दूसरे में घुली मिली हैं। इस पूरे क्षेत्र की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक बेहद प्रभावशाली कथन है जिस पर गौर करना जरूरी है। कोट कुछ इस तरह है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिस्पर्धा और सद्भावना, आशा और निराशा, आपसी संदेह और विश्वास एक साथ मौजूद हैं। सोचिए, ये पंक्ति दक्षिण एशिया की राजनीतिक और ऐतिहासिक स्थिति को कितनी बखूबी और कितनी सटीकता से दर्शाती है। हम एक ही वक्त में बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ टकराव में होते हैं और क्रिकेट मैच में एक दूसरे के साथ खेल भी रहे होते हैं। एक तरफ यहाँ आपसी विवाद और सीमा के गहरे मसले हैं जिन्होंने युद्ध करवाए हैं, तो दूसरी तरफ एकजुट होकर विकास करने और बेहतर कल की आशा भी हमेशा जिंदा रही है। ये विरोधाभास ही इस रीजन की असली पहचान है। अब इन तमाम विविधताओं और इन जटिल विरोधाभासों के बीच एक ऐसी आश्चर्यजनक चीज है जो इन 7 अलग-अलग देशों की जनता को एक साथ एक धागे में जोड़ती है, और वो है लोकतंत्र, यानी एक ऐसी सरकार जो उनकी अपनी चुनी हुई हो, उसके लिए आम जनमानस की गहरी चाहत। आइए इस बेहद जरूरी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए हवा में बातें करने के बजाय सीधे डेटा पर आते हैं। 19,000 से ज्यादा आम नागरिकों के साक्षात्कार से निकलकर आने वाले ये आंकड़े बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाले हैं। नतीजा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। लगभग 62% यानी 2/3 लोग मानते हैं कि लोकतंत्र ही किसी भी दूसरे सिस्टम से सबसे बेहतर विकल्प है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। चाहे लोग अमीर हों या गरीब, गांव में रहते हों या शहर में, किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखते हों, लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन हर जगह, हर तबके में मौजूद है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप को सिर्फ 10% लोगों ने सही माना। ये आंकड़े सच में आश्चर्यजनक है और पूरी तरह साबित करते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद इन देशों का आम नागरिक अपनी आज़ादी का और अपने वोट के अधिकार का कितना बड़ा समर्थक है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो इस डेटा से निकल कर आती है वो ये है कि इसने लोकतंत्र के बारे में पूरी दुनिया की आम सोच को ही बड़ा कर दिया है। दरअसल पहले ग्लोबली ये माना जाता था कि डेमोक्रेसी कोई लग्जरी आइटम है,
कि लोकतंत्र सिर्फ सुसंपन्न और इकोनॉमिकली रिच देशों में ही फल फूल सकता है। लेकिन दक्षिण एशिया के इन आंकड़ों ने पुरानी पश्चिमी सोच को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इन देशों ने दुनिया को साबित किया है कि आम इंसान की आज़ादी, उसके सम्मान और राजनीति में उसके प्रतिनिधित्व की इच्छा किसी देश की आर्थिक स्थिति या जीडीपी की मोहताज नहीं होती। डेमोक्रेसी किसी खास ज्योग्राफी का कॉपीराइट नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन डिजायर है। अब जब हमने मूल रूपरेखा और लोगों के सेंटिमेंट को समझ लिया है, तो आइए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और पहले उदाहरण की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान का अनुभव। यहाँ की स्थिति बहुत ही कॉम्प्लेक्स रही है। एक तरह से ये देश नागरिक नेतृत्व और सेना के शासन के बीच एक कांस्टेंट खींचतान, एक एंडलेस टग ऑफ वॉर का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। अगर हम पाकिस्तान के उथल-पुथल भरी राजनीति का घटनाक्रम देखें तो ये एक रोलर कोस्टर जैसा लगता है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब पहला संविधान बना तो लगा कि सब ठीक होगा, लेकिन जल्द ही 50 के दशक में जनरल अयूब खान ने शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। फिर कई सालों बाद 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक चुनी हुई सिविलियन सरकार आई, पर यह भी लंबा नहीं चला क्योंकि 1977 में जनरल जियाउल हक ने उन्हें हटा दिया। एक बार फिर 90 के दशक में लोकतंत्र वापस बहाल होने लगा था, चुनाव हो रहे थे, लेकिन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने दोबारा तख्ता पलट कर दिया। बीच बीच में वहां कुछ ऐसे इलेक्शंस भी हुए जिन्होंने सिर्फ सेना के शासन को एक नकली लोकतांत्रिक छवि देने की कोशिश की। हालांकि 2008 के बाद से वहां वापस चुनी हुई सरकारें काम कर रही हैं, पर ये तेजी से बदलते घटनाक्रम हमें साफ बताते हैं कि वहां लोकतंत्र की जड़ें जमने में कितनी भारी मुश्किलें आई हैं। सत्ता कभी बैलेट बॉक्स से आती तो कभी मिलिट्री बूट्स उसे कुचल देते। तो आखिर ये सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा बार बार क्यों हुआ। इसका जवाब समाज में मौजूद दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के गहरे टकराव में मिलता है। इम्पार्शियल तरीके से देखें तो एक तरफ सेना, धार्मिक नेता और बड़े जमींदार हैं जिनका हिस्टोरिकली वहां के समाज पर दबदबा रहा है। इनका तर्क ये होता है कि सेना का शासन देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि लोकतंत्र और सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज केवल अराजकता यानी केओस फैलाते हैं और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालते हैं। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ यहाँ की आम जनता है। सैनिक शासन के लगातार दबाव के बावजूद पाकिस्तान में एक भारी और जिंदा प्रो डेमोक्रेसी भावना हमेशा रही है। वहाँ के निडर पत्रकार, वकील और मानवाधिकार आंदोलन हमेशा आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। वो जेल गए, लाठियां खाईं, पर उन्होंने आवाज़ दबने नहीं दी। ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट दर्शाता है कि पावर स्ट्रगल के इस खेल में लोग सच में क्या चाहते हैं। और इस इंटरनल स्थिति को बाहर से और भी जटिल बनाया अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी ने। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई बार उन पश्चिमी देशों ने जो खुद को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही को पूरा समर्थन और फंडिंग दी। आखिर क्यों? अपने जियोपॉलिटिक्स और सुरक्षा के कारण। उन्हें इस बात का डर था कि आतंकवाद और सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाएं। इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का वेट करने के बजाय सैनिक शासकों को ही वहां का स्टेबल रखवाला मान लिया और उनके साथ डील्स की। इस इंटरनेशनल बैकिंग ने भी वहां सेना को मजबूत किया और अंदरूनी लोकतंत्र के विकास को पूरी तरह से रोका। चलिए अब रुख करते हैं एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की ओर। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग पर उतनी ही इंटेंस है। यहाँ लोकतंत्र के लिए लड़ा गया संघर्ष दरअसल देश की आज़ादी और अपनी भाषा को बचाने के रक्त रंजित संघर्ष से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। आइए इसे समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश दरअसल पाकिस्तान का ही एक भौगोलिक हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। पर मसला ये था कि यहाँ के लोग वेस्ट पाकिस्तान के हमेशा बने रहने वाले दबदबे और लगातार होने वाले शोषण से बेहद नाराज थे। एक बड़ा मुद्दा भाषा का भी था। जब वहाँ के लोगों पर जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपी जाने लगी और बंगाली को इग्नोर किया गया तो विरोध शुरू हो गया। उन्होंने फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। उनका कहना था कि आबादी हमारी ज्यादा है तो सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं। और फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आया जब 1970 के हिस्टोरिकल चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूरे देश में क्लियर बहुमत हासिल किया। तब भी वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने उन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से शासन नहीं सौंपा और उल्टा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक चुनी हुई मेजॉरिटी सरकार को पावर ना देना, बस यहीं से आम जनता के सब्र का बांध टूट गया और आज़ादी की चिंगारी आग बन गई। इसके बाद शुरू हुआ 1971 का वो भयानक मुक्ति संग्राम, जिसमें भारत ने उन्हें पूरा समर्थन दिया
और अंततः बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी आगे का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। 1975 में एक बेहद दुखदाई घटनाचक्र में देश के संस्थापक शेख मुजीब की हत्या कर दी गई और वहां भी सैनिक शासन लागू हो गया। 80 के दशक आते आते जनरल इरशाद ने शासन पूरी तरह संभाल लिया। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, यहाँ के लोगों की डेमोक्रेसी की प्यास दबी नहीं। आम जनता और खासकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश भर में मैसिव विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन्हीं लंबा चलने वाले और मजबूत आंदोलनों ने आखिरकार जनरल इरशाद को 1990 में सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया और 1991 से वहां बहुदलीय लोकतंत्र यानी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सफलतापूर्वक काम कर रही है। इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए बस इस तस्वीर पर गौर कीजिए। नूर हुसैन की याद में बनाया गया ये म्यूरल सिर्फ एक दीवार पर बनी तस्वीर बिल्कुल नहीं है। ये आज़ादी की एक जीती जागती तड़पती हुई आवाज़ है। नूर हुसैन एक युवा थे जिनकी 1987 के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की सीधी गोली से जान चली गई थी। जब वो सड़क पर उतरे थे तो उन्होंने अपनी पीठ पर सफ़ेद रंग से बंगाली में कुछ लिखा था, जिसका मतलब था लोकतंत्र को आज़ाद होने दो। सोचिए, एक आम नागरिक जो हथियार नहीं बल्कि अपने जिस्म पर नारे लिखकर गोलियां खा रहा है। ये म्यूरल उन हजारों छात्रों और आम नागरिकों के अद्भुत साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने संगीनों के साए में तख्ते सत्ता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये दर्शाता है कि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो उसमें कितनी ताकत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लेन से चलते हैं हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के देश नेपाल। यहां मुख्य समस्या सेना नहीं थी बल्कि एक दूसरी चुनौती थी। यहां पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रोक कर रखने वाली एक बेहद पुरानी और ताकतवर राजशाही यानी मोनार्की थी। नेपाल के डेमोक्रेटिक सफर में लंबे समय तक सिस्टम एक तरफा रहा। वहां के राजा का देश और सरकार पर बिल्कुल अकेले और पूरा नियंत्रण था। लेकिन 1990s आते आते दुनिया भर में चल रही डेमोक्रेसी की लहर नेपाल भी पहुंची। 1990 में हुए मजबूत आंदोलनों के दबाव में आकर राजा को एक नया संविधान मानना पड़ा और डेमोक्रेटिक डिमांड्स को जगह देनी पड़ी। लेकिन चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा टिक नहीं सकीं, उनमें आपसी मतभेद थे। इसका फायदा उठाते हुए 2002 में राजा ने एक ड्रास्टिक कदम उठाया और संसद को ही भंग कर दिया। जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र देश में बचा था उसको भी खत्म कर दिया गया। लेकिन लोग इस एक्शन को चुपचाप सहने वाले नहीं थे। इसके बाद आम जनता का गुस्सा लिटरली फूट पड़ा। 2006 आते आते पूरे देश में इतने व्यापक पैमाने पर और बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए कि राजा की पावर प्रैक्टिकली खत्म हो गई। उन्हें जनता की शक्ति के आगे झुकना ही पड़ा और संसद फिर से बहाल करनी पड़ी। लेकिन याद रखिए, नेपाल को उस लोकतंत्र तक ले जाने वाला ये सफर बिल्कुल भी आसान या शांतिप्रिय नहीं था, बल्कि काफी हिंसा भरा रहा। 90s के दशक में और 2000s की शुरुआत में वहां दरअसल एक बेहद जटिल त्रिकोणीय संघर्ष यानी एक 3-वे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक कॉर्नर में राजा और उनकी सशस्त्र सेना आर्म्ड फोर्सेस थीं जो कंट्रोल रखना चाहती थीं। दूसरी तरफ थे लोकतंत्र के पक्षधर मेन स्ट्रीम नेता और जनता जो एक ओपन गवर्नमेंट चाहती थी। और इन दोनों के अलावा तीसरी और सबसे उग्र तरफ थे माओवादी गरिलाज। माओवादियों ने देश के शासक वर्ग और पूरे पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ सीधे हथियार उठा लिए थे और पूरे देश भर में सेना के साथ उनका भारी और हिंसक टकराव हुआ, जिसमें कई हजार जानें गईं। इस पूरे हिंसक हलचल और उम्मीदों के मिक्स ने आखिरकार नेपाल को एक पुरानी हिंदू राजशाही से पूरी तरह आकर्षक लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की दिशा में बदलने का रास्ता तय किया। हमारा आखिरी उदाहरण एक और पड़ोसी देश है, श्रीलंका। श्रीलंका की कहानी जिन देशों को हमने अभी तक देखा है उनसे इस मायने में बिल्कुल अलग है कि 1948 में आज़ादी मिलने के बाद से उसने हमेशा अपने यहाँ लोकतंत्र को सक्सेसफुली बनाए रखा है। उसने आर्मी रूल नहीं देखा, पर उसने अपने ही देश के भीतर एक लंबा और भयानक जातीय संघर्ष जरूर देखा है। आइए इस डीप रूटेड जातीय संघर्ष यानी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद को समझते हैं, जहां दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के बीच टकराव था। एक तरफ थे सिन्हाला राष्ट्रवादी जो देश की आबादी में बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी हैं। उनका सॉलिडली ये मानना था कि श्रीलंका एज ए नेशन सिर्फ सिन्हाला लोगों का है और इसलिए वहां रहने वाले तमिल लोगों को सरकार द्वारा कोई खास रियायतें या आकर्षक अधिकार बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए।
उन्होंने पावर को एक तरफा रखना चाहा। ठीक दूसरी तरफ देश की तमिल अल्पसंख्यक आबादी थी, जिसमें से कई लोग लंबे समय पहले भारत से आकर वहां बसे थे। इन तमिल लोगों को लगातार भेदभाव, हॉस्टिलिटी और अपने मूल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की सख्त उपेक्षा का सामना करना पड़ा। जब डायलॉग बंद हो जाता है तो दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। और इतिहास गवाह है कि जब आप लगातार किसी माइनॉरिटी समुदाय की आवाज़ को अनदेखा करते हैं, उन्हें हाशिए पर रखते हैं, तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सालों की इसी उपेक्षा के कारण 1983 तक आते आते श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवाद ने एक बेहद उग्र रूप धारण कर लिया। इस डिस्क्रिमिनेशन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE जैसे सशस्त्र आंदोलनों को जन्म दिया। उन्होंने सिविल वॉर छेड़ दिया। सोचिए, एक देश जो आज़ादी के बाद से कितने बढ़िया ढंग से अपना लोकतंत्र चला रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश के एक अल्पसंख्यक वर्ग को बराबरी से शामिल न करने की जिद के कारण पूरी तरह से अंदरूनी युद्ध की आग में जलने लगा। यह हमें साफ दिखाता है कि किसी देश के भीतर डेमोक्रेसी को सच्चा बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण और इन चारों देशों के सफर को समाप्त करते हुए एक बेहद बड़ा और हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या कोई भी लोकतंत्र सच में आगे बढ़ सकता है? क्या वो फूल फल सकता है अगर वो अपने नागरिकों के किसी एक वर्ग या माइनॉरिटी को अपने सहयोग और आज़ादी के वादों से बाहर रखता है? चाहे वो श्रीलंका का एथनिक टेंशन हो, पाकिस्तान की सेना का दबदबा हो, नेपाल के राजा की ताकत हो या बांग्लादेश का भाषाई संघर्ष, दक्षिण एशिया के इन तमाम केसेस ने हमें लगातार एक ही बड़ा लेसन सिखाया है। वो ये है कि शासन का फॉर्मेट चाहे कैसा भी हो, आम इंसान की बराबरी, सम्मान और अपनी आवाज़ उठाने की मूल चाहत को हमेशा के लिए डंडे के जोर पर नहीं दबाया जा सकता। इन चुनौतियों के बावजूद वहाँ जो डेमोक्रेसी के लिए जिद मौजूद है, वो सच में उम्मीद जगाती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस क्षेत्र की गहराई, यहाँ के मुद्दों की जटिलता और सबसे बढ़कर यहाँ के आम लोगों की रेजिलियंस को बेहतर ढंग से समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो इसी आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ हम लेंगे आपसे विदा। अगली बार तक के लिए सिखाते और समझते रहिए।